राकेश जी सारा जीवन परदेश में गुजार आए, लेकिन जब वापस आए तो बच्चों को बोझ लगने लगे और उन्हें कोई ठीक से रोटी भी ना देता। तो एक दिन उन्होंने अपने मालिक को फ़ोन किया तो वो उन्हें दोबारा कनाडा ले गया। तो बेटे खुश हो गए कि अब दोबारा पिताजी की कमाई आएगी तो वो अय्याशियाँ करेंगे। कुछ दिन बाद राकेश जी की पत्नी ने बेटों के घर के सामने वाली कोठी खरीदी और वहाँ शिफ्ट हो गई। और अगले दिन दावत करके गरीबों को खाना खिलाया। तो सारे बेटे पत्नी बच्चों को लेकर वहां गए तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि माँ ने उनके साथ पिताजी का फ़ोन आया है। राकेश जी कनाडा से कॉल आई थी और पूरे घर में एक हलचल सी मची हुई थी। सभी लोग रुक्मणी देवी के आसपास इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। वो भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे, बहू और उनके बच्चों को देख रही थी। सबके चेहरों पर चमक थी। वो जानती थी कि सभी कोई ना कोई फरमाइश करने के लिए फ़ोन के पास आए हैं। ऐसा हमेशा से ही होता आया था। राकेश जी जब से कनाडा गए थे, जब भी फ़ोन करते तो फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट उन्हें थमा दी जाती थी। दादी दादा से बोले मेरे लिए इम्पोर्टेड साइकिल भेजे, ये वाली ख़राब हो जाती, उनका बड़ा पोता कह रहा था। रुक्मणी देवी मुस्कुराकर कॉल रिसीव करने लगी थी। दूसरी ओर राकेश जी ने सबके हाल चाल पूछे। मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ, राकेश जी के शब्द थे, या कोई बम जो सारे लोगों के सरों पर फूटा था। कुछ देर पहले चमकने वाले सबके चेहरे एकदम बुझ से गए। क्यों क्यों आप वापस आ रहे हैं? अच्छी भली वहाँ नौकरी छोड़कर। आपको पता तो है इंडिया के हालात, यहाँ पर तो मरते दम तक कमाई करनी पड़ती है, बड़ा बेटा घबराकर बोला था। दूसरी ओर राकेश जी कुछ पल के लिए खामोश से हो गए। बस अब मुझसे परदेश नहीं काटा चाहता। मुझे कनाडा आए हुए 25 साल बीत चुके हैं। अब मैं वापस अपने बच्चों के बीच आना चाहता हूँ। तुम लोग भी तो मुझे बहुत याद करते होगे। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपने पोतों और बच्चों के बीच अपना बाकी का जीवन व्यतीत करूँ, राकेश जी प्यार भरे स्वर में कह रहे थे। पर सब कुछ इसे साफ सूंघ गया। कुछ देर पहले जो सब आसपास जमा हो रहे थे धीरे धीरे तितर बितर होने लगे थे। रुक्मणी देवी फोन पकड़े अकेले रह गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और राकेश जी से उनका हालचाल पूछने लगी। कुछ देर बाद राकेश जी ने उन्हें अपनी आने की डेट बताकर फोन बंद कर दिया। रुक्मणी देवी फोन हाथ में लिए खामोश बैठी रह गईं। बेटों के बदलते चेहरे उनकी नजर से छुपे ना रहे थे। उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब आज से 25 साल पहले राकेश जी नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते थे। 25 बरस की उम्र में 3 बच्चे, बूढ़े माता पिता का बोझ, ये सब कुछ इनकी दिन रात की मेहनत परेशानी का कारण था। इंडिया में उन्हें कोई ऐसा रोजगार न मिला जिससे वो अपनी फैमिली को पाल सकते। थकार कर उन्होंने कनाडा जाने का फैसला किया। कनाडा में उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई और वो ऐसा वहां पर गए कि दोबारा पलटकर उन्हें कभी इंडिया आना नसीब ही ना हुआ। रुक्मणी देवी तन तन से यहाँ उनके माता पिता की तन मन से उनके यहाँ माता पिता की सेवा की और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। राकेश जी हर महीने भारी रकम इंडिया भेजा करते। कुछ समय सास ससुर जिंदा रहे, फिर उनका भी देहांत हो गया। रुक्मणी देवी ने तीनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया। वो अच्छी नौकरियों पर लग गए। जब उनकी शादी का समय आया तो भी राकेश जी ने खुद आने के बजाय काफ़ी रुपए वहां से बच्चों के लिए भेज दिए ताकि उनके आने पर नौकरी का नुकसान न हो। उनके भेजे रुपयों से रुक्मणी देवी ने कई 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 तोले सोना अपनी बहुओं को दिया और शानदार तरीके से शादी की। तीनों बहुएं ब्याह कराईं। हर बेटे के घर अलग अलग समय पर बच्चे पैदा होते रहे। राकेश जी जब भी इंडिया आने की कोशिश करते, कोई ना कोई रुकावट उनके रास्ते में आ जाती। हालांकि उनका दिल अपने बच्चों और पोतों से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। उनका बस न चलता कि पर लगाकर इंडिया पहुंच जाएं, और अब आखिरकार 50 साल की उम्र में उनका दिल कनाडा से भर चुका था। उन्होंने अपने अंग्रेज बॉस से बात कर ली जो उनका बहुत ख्याल रखता था। जिस समय उनकी फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी उनकी आंखें चमक रही थी। ज़रूर सारी फैमिली मुझे लेने के लिए आई होगी, सबके सब बेताब होंगे मुझसे मिलने के लिए। राकेश जी अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। उन्हें व्याकुल व्याकुल नजरें इधर उधर दौड़ाई और तब उन्हें हैरत का तेज झटका लगा, क्योंकि सामने रुक्मणी देवी के अलावा कोई नहीं था। सिर्फ वही थी जो साड़ी का पल्लू सर से लिए खड़ी थी। 25 बरस पहले वाली रुक्मणी और आज की रुक्मणी में जमीन आसमान का अंतर था। और बदल तो राकेश भी बहुत चुके थे। दोनों ही जवानी से बुढ़ापे में आ चुके थे। कैसे हैं आप? रुक्मणी देवी ने पैर छूकर धीमे से कहा। बाकी लोग क्यों नहीं आए? अनिल, श्याम और जितेंद्र, वो सब तो बेचैन होंगे मुझसे मिलने के लिए, राकेश जी ने जोश भरे स्वर में कहा। तो रुक्मणी देवी चुप सी हो गई। तीनों ही आज नौकरी से छुट्टी नहीं कर सकते थे, कोई ज़रूरी काम था। बच्चे स्कूल गए और मैंने कहा कि सबसे पहले आपको मैं ही देखूंगी। रुक्मणी देवी ने उन्हें मुस्कुराकर बात बनाई। रुक्मणी देवी ने जाने के लिए रिक्शा रोकते हुए कहा तो राकेश जी दूसरी बार हैरान रह गए। तुम गाड़ी लेकर क्यों नहीं आई? घर में 3 गाड़ियां तो हैं, राकेश जी ने पूछा। रुक्मणी देवी बोली, तीनों गाड़ियां बच्चों के पास होती हैं और वैसे भी मैंने कहाँ जाना होता है। जब मैं अपने पास गाड़ी रखूं, घर पास ही है, हम अभी पहुंच जाएंगे। उनका अंदाज टालने वाला था। राकेश जी खामोश हो गए। जल्दी घर आ पहुंचा था। राकेश जी की सोच के विपरीत
घर में उनके स्वागत के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई थी, ना ही कोई उत्साह दिखा रहा था और ना ही कोई रौनक थी। सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। इतनी खामोशी क्यों है? राकेश जी को अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा तो है कि घर में कोई नहीं है, आप खाना खाकर आराम करें, रात तक सभी अपने अपने काम से वापस आ जाएंगे, तभी आपकी उनसे मुलाकात होगी, रुक्मणी देवी ने कहा। तो राकेश जी हैरान से हो गए। लड़के ना सही, उनकी पत्नियां तो घर में ही थी, मगर कोई भी उनसे आकर नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डाला और कमरे में जाकर आराम करने लगे। उनकी आंख लग गई। जब उनकी आंख खुली तो घर में शोर सा हो रहा था। वो खुश हो गए। जल्दी से कपड़े बदल कर वो बाहर निकले। सच में घर में खूब रौनक लगी हुई थी। तीनों लड़के कामकाज से वापस आ चुके थे। उनकी पत्नियां भी बनी सवरी लॉन्ज में ही फिर रही थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कोई होमवर्क कर रहा था और कोई मोबाइल हाथ में लिए कार्टून देख रहा था। राकेश जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और लाउंज के बीचों बीच खड़े हो गए। उन्हें लगा सब उन्हें देखते एकदम उनसे लिपट जाएंगे और तभी बड़े बेटे अनिल की नज़र उन पर पड़ी। अरे पिताजी, आप वापस आ गए। कितना मना किया था आपको आने से, लेकिन आप भी अपनी ही करते हैं। चलो अब आ ही गए हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो कुर्सी पर बैठे बैठे आम से अंदाज में कह रहा था। हाँ, लेकिन छोटा जितेंद्र और श्याम दोनों उठकर आकर राकेश जी से गले मिले। बउआ ने भी आकर उनसे आशीर्वाद लिया, लेकिन किसी के अंदाज में वो उत्साह न था जो राकेश साहब को चाहिए था। खाना लगा दिया गया था। राकेश जी खामोशी से खाने की टेबल की ओर बढ़े। इस कुर्सी पर मत बैठे पिताजी, यहाँ पर अनिल अनिल बैठते हैं और अनिल के साथ मैं बैठती हूँ। वो बीच वाली कुर्सी पर बैठने लगे तो बड़ी बहू ने उन्हें टोक कर कहा था। राकेश जी को शर्मिंदगी से होने लगी। वो खामोशी से कुर्सी से हट गए। अनिल आकर वहां आराम से बैठ गया था। धीरे धीरे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। राकेश जी के लिए कोई कुर्सी खाली न बची थी। रुक्मणी देवी खामोशी से ये सब देख रही थी। वो अपनी जगह से उठ गई। आप अंदर कमरे में बैठ जाइए, मैं आपको वहीं पर खाना दे देती हूँ। राकेश जी हक्का बक्का रह गए। ये कैसा स्वागत था, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने घबराकर अपने बच्चों की ओर देखा। कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपनी अपनी पत्नियों से बात करते हुए दिन भर की रूटीन शेयर कर रहे थे। रुक्मणी देवी ने उनका हाथ थामा। यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, आप अंदर बैठ जाइए। वो उन्हें लेकर कमरे की ओर बढ़ी। राकेश जी ने साफ देखा था कि रुक्मणी देवी के भी टेबल से उठ जाने के पर भी किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। राकेश जी का दिल सूखे पत्ते की तरह मुरझा रहा था। क्या बच्चे मेरे आने से खुश नहीं हैं? उन्होंने कमरे में जाते ही रुक्मणी देवी से कहा। वो चुप सी हो गई। दरअसल बच्चे चाहते थे कि अभी कुछ समय आप और कनाडा में गुजार लें। अनिल कारोबार करना चाहता था, उसके लिए उसे रुपए चाहिए। जितेंद्र को भी एक नया प्लाट खरीदना था, उसके लिए उसे पैसे चाहिए। आपके जल्दी वापस आने से उन्हें थोड़ी मायूसी हुई है। रुक्मणी देवी बात को जितना हल्का बनाकर उनके सामने रख सकती थी उन्होंने किया, मगर राकेश जी का दिल संतुष्ट नहीं हो रहा था। रुक्मणी, मैंने 25 साल कनाडा में गुजारे और मेरा दिल वहाँ घबरा गया था। मैं तुम सबके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिए थे। रुक्मणी देवी भी खामोश बैठी रहीं। खुद वो भी रोने लग गई थी। कुछ देर बाद जब राकेश जी का दिल थोड़ा हल्का हुआ तो रुक्मणी देवी ने कहा, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया। वो कमरे से बाहर आई। डाइनिंग टेबल खाली पड़ा था। सब लोग खाना खाकर उठ चुके थे। सिर्फ बड़ी बहू बर्तन समेट रही थी। बेटा, अपने पिताजी के लिए खाना निकाल दो, रुक्मणी देवी ने कहा। बहू एकदम चौंकी। अरे, खाना तो बचा ही नहीं, सारी रोटियां भी खत्म हो गई और सब्जी भी। चावल तो आज बच्चों ने ही खत्म कर डाले। माँ जी, आप ऐसा करें, उन्हें बाहर से मंगवा कर कुछ दे दें। आम से अंदाज में कहते हुए वो बर्तन समेटकर किचन में ले गई थी। रुक्मणी देवी एकदम हैरान रह गई। अगर वो अंदर जाकर राकेश जी को ये बताती कि उनका दिल और भी बुरा हो जाता। उन्होंने सोचा, छोटे जितेंद्र से कह देती हूँ, वो बाहर से खाना मंगवा देता है। उन्हें तो मोबाइल से खाना मंगवाने का तरीका भी ना आता था। वो धीरे धीरे चलती हुई जितेंद्र के कमरे के पास आई। दरवाज़ा खोलने के लिए उन्होंने हाथ उठाया तो अंदर से जितेंद्र की आवाज़ आ रही थी। यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर पिताजी वापस आ गए हैं तो मजबूरी है, बर्दाश्त कर लो। मैं तो खुद उनकी हरकत से तंग हूँ। इतने साल उनके बगैर ही ज़िंदगी गुजारी। अब मुझे तो वो फैमिली के अंदर बैठे हुए बिल्कुल एक अजनबी इंसान लग रहे थे। बताया भी था उन्हें कि मुझे प्लाट लेना है, लेकिन मजाल है कि उनके कान पर जू तक रेंगी हो। अपनी अय्याशियाँ करके खुद वापस आ गए हैं। मुंह उठाकर, बच्चों का तो कभी कुछ सोचा ही नहीं, जितेंद्र अंदर अपनी पत्नी से कह रहा था। रुक्मणी देवी काँप कर रह गई। यहाँ तो सभी उनके और राकेश जी के खिलाफ हो गए थे। वो अब क्या कर सकती थी? खामोशी से वो अपने कमरे में चली आई। राकेश जी, जो खाने के इंतजार में थे और खाली हाथ आता देखकर चौंके। वो मैं आपके पास आकर बैठ गई थी तो खाना खत्म हो गया। आप ऐसा करें, यहाँ पास में एक होटल है, वहाँ से अपने और मेरे लिए खाना ले आए, उन्होंने शर्मिंदा होते हुए कहा। राकेश जी के दिल पर जैसे बोझ सा पड़ गया। वो खामोशी से उठे और पैसे लेकर घर से बाहर निकल गए। गलियों का तो उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन 2-3 गलियां मुड़ने के बाद उन्हें होटल मिल गया।
वहाँ से खाने के नाम पर उन्हें पतली सी दाल और मोटी मोटी रोटियां मिली जो वो घर ले आए। वो रोटी ना तो राकेश जी से खाई गई और ना ही रुक्मणी देवी से। दोनों ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाकर खामोशी से सो गए। दिन इसी तरह गुजरने लगे। घर में किसी को राकेश जी के वापस आने पर कोई खुशी नहीं हुई थी। इस बात का राकेश जी को भी अच्छी तरह एहसास हो रहा था। सभी उनसे ऊपर दिल से बात करते। उनका दिल चाहता कि वो उनसे पूछे कि 25 साल जो उन्होंने इतनी मेहनत करके उन्हें पैसे भेजे थे, आखिर उसका एहसान क्यों नहीं मानते। रुक्मिणी देवी की हैसियत भी घर में बहुत साधारण सी थी। दिल चाहता तो उन्हें खाना दे दिया जाता, वरना वो दोनों भूखे ही रहते। एक दिन वो लाउंज में बैठे टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। अनिल उनसे कुछ दूरी पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था जब श्याम अंदर आया। अरे अनिल भाई, आपने सामने वालों की कोठी देखी? कितनी शानदार बन गई है। इटली से मार्बल मंगवा कर लगवाया है उन्होंने, और डिजाइन तो ऐसा सुंदर है कि अपने इस शहर में मैंने आज तक ऐसी शानदार कोठी नहीं देखी। खूब पैसा लगाया उन्होंने। ये कहता हुआ अनिल के बराबर बैठ गया था। अनिल भी मुस्कुरा दिया। हाँ, मेरा भी बहुत दिल था कि हमारा भी घर ऐसा ही शानदार हो, लेकिन ना जाने हमारे पिताजी को क्या सूझी कि मुंह उठाकर इंडिया वापस आ गए हैं। ये नहीं कि कुछ साल और वहां रहकर कुछ पैसे भेज देते तो हम अपने रहने के लिए अच्छी सी जगह बना सकते। अनिल ने बाप की ओर देखते हुए कठोरता से कहा था। राकेश जी सुनकर बैठे रह गए। श्याम की आंखों में भी गुस्सा नजर आ रहा था। बेटा, मैंने इतने साल तो वहां पर काम किया है, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं था कि मैं कनाडा में और काम करता। और वैसे भी तुम सब अपनी नौकरियों वाले हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, फिर मेरे काम करने की क्या जरूरत है। राकेश जी ने हिम्मत करके कह ही डाला, मगर दोनों बच्चों को ऐसा लगा जैसे पता नहीं उन्होंने क्या बात कह दी हो। अब आप हमारी कमाई पर तो नज़र मत रखें। इंडिया में मिलता ही क्या है, आपको अच्छी तरह पता है। मैं इतने समय से बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। हम तीनों को अपने बच्चों के साथ इसी खंडहर जैसे घर में सारी उम्र रहना पड़ेगा। लेकिन आप तो खुश हो जाएं, क्योंकि अब आप यहाँ पर अय्याशी के साथ चारपाई तोड़ते रहते हैं। गुस्से में कहता हुआ अनिल उनके पास से उठकर अंदर चला गया था। श्याम भी बुरे बुरे मुंह बनाता अंदर चला गया। राकेश जी पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि बच्चे उनसे इतनी नफरत करने लगे हैं। उनकी आंखों से दो आंसू निकले और नीचे जा गिरे। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल निकाला। उन्होंने एक फैसला कर लिया था। थोड़ी ही देर के बाद वो अपने उस अंग्रेज बॉस का नंबर मिला रहे थे, जिसके पास वो पिछले 25 सालों तक काम करते रहे थे। उन्हें याद था उस अंग्रेज ने इंडिया जाने से कितना मना किया था। उसने दबे दबे शब्दों में कहा भी था कि जब बच्चों को बाप की कमाई से प्यार हो जाए तो उन्हें बाप किसी काम का नहीं लगता। मगर राकेश जी ने नहीं में सिर हिलाकर कहा था कि उनके बच्चे ऐसे नहीं हैं। मगर आज वो खुद ही शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि वो दोबारा कनाडा आकर उसके पास काम करना चाहते हैं। अंग्रेज ये सुनकर जोर से हंसा। क्यों, क्या बच्चों ने 2 टाइम की रोटी देने से भी मना कर दिया है? राकेश जी खामोश से हो गए। वो अच्छा आदमी था और राकेश जी से उसकी अच्छी और 25 साल की दोस्ती भी थी, इसलिए उसने राकेश जी की बात मान ली और इस उम्र में भी उन्हें अपने पास नौकरी पर रखने को तैयार हो गया। फोन बंद करके राकेश जी खामोशी से उठे और अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? उन्हें बैग पैक करता देखकर रुक्मिणी देवी चौकसी गईं। राकेश जी ने उन्हें देखा और उन्हें हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। कुछ देर तक तो वो अपनी पत्नी से बात करते रहे। रुक्मिणी देवी के चेहरे का रंग मुरझा गया, उनकी आंखों में आंसू भी थे। राकेश जी की बात उन्हें समझ में आ गई थी। मैं फ्लाइट बुक करवा चुका हूँ, बस अब शाम तक ही घर में हूँ, शाम को मैं दोबारा चला जाऊंगा, उन्होंने कहा तो रुक्मिणी देवी सर झुकाकर रह गईं। कितने समय बाद तो वो वापस आए थे, लेकिन अब दोबारा जा रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकती थी। शाम हुई तो सारे लोग घर में जमा थे। ऐसे में राकेश जी अंदर से अपना सूटकेस लेकर बाहर निकले तो सभी ने चौंक कर देखा। चलता हूँ बच्चों, मैं दोबारा कनाडा जा रहा हूँ। मुझे अंदाजा हो गया है कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं। मेरे बॉस ने मुझे दोबारा फोन करके बुला लिया है, राकेश जी ने गंभीरता से कहा। सारे बैठे हुए लोगों में जैसे खुशी की एक लहर सी दौड़ गई थी। अनिल जो सुबह उनसे बदतमीजी करके गया था, एकदम उठा और उनसे उनके गले लग गया। विश्वास नहीं आ रहा पिताजी, ये तो आप बहुत खुशी की बात है। आपने पहले बताया ही नहीं कि आप जाने वाले हैं। हम आपके लिए शानदार पार्टी रखते। सभी बेटे उनके आसपास जमा होकर प्यार भरी बातें बोल रहे थे और राकेश जी बस मुस्कुरा रहे थे। इस प्यार की सच्चाई क्या है ये तो वो देख ही चुके थे। वो सबसे मिले और घर से निकलते निकलते चले गए। रुक्मिणी देवी हैरान थी कि बच्चों ने कैसे अपना रंग बदला है, मगर वो सब बहुत ही खुश थे। अनिल अब फिर से अपने बिजनेस की बातें करने लगा था। श्याम कह रहा था कि जैसे ही पिताजी ने पैसे भेजा वो सामने वाली कोठी खरीद लेंगे और सारे के सारे वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। रुक्मिणी देवी खामोशी से अंदर अपने कमरे में चली गई।
दिन खामोशी से गुजरने लगे, लेकिन अब घर में दोबारा से इंतजार किया जा रहा था कि कब राकेश जी कनाडा से रुपए भेजें। लेकिन एक हैरान करने वाली बात हुई थी कि राकेश जी ने अब घर फोन करना बंद कर दिया था। वो फोन अगर करते भी तो रात के 2-2:30 बजे करते, जब रुक्मणी देवी के अलावा कोई उनसे बात कर सकता था। बच्चे पूछते, माँ पिताजी को वहां जाते ही नौकरी मिल गई है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ दिन बाद दोबारा वापस आ जाएं। मैंने तो सामने वालों से बात भी कर ली है कि कोठी हम खरीदने वाले हैं, मालिक तैयार हैं, 3 करोड़ मांग रहा है वो कोठी हमारे नाम करने का। श्याम माँ से पूछता रहता, मगर वो कुछ नहीं बोलती। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजर गए, मगर राकेश जी ने बाहर से कोई पैसा न भेजा। अब उनके तीनों बेटे झुंझुलाए हुए थे। यार श्याम, पिताजी को फोन करके पता तो करो आखिर कहाँ रह गए हैं। मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है और मुझे रुपयों की जरूरत है। वो तंग होने लगा। रुक्मिणी देवी पर भी उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, मगर रुक्मिणी देवी ने तो अपने होठ यूं सी लिए थे जैसे अब वो कभी कुछ नहीं बोलेंगी। 6 महीने का समय खामोशी से गुजर गया। सामने वाली कोठी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। श्याम बेबसी भरी नजरों से उस कोठी को देखता रहता। तीनों भाइयों की इच्छा थी कि वो ये कोठी खरीद लें। कोठी पर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड उन्हें चिढ़ाता रहता था। एक दिन अनिल उठा तो हैरान रह गया। कोठी का दरवाजा खुला था और उस दरवाजे के ऊपर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड हट चुका था। लगता है ये कोठी बिक चुकी है। अनिल के मुंह से उदासी भरी आवाज निकली। रुक्मणी देवी की सारी बहुएं और बच्चे आसपास जमा हो गए थे और हसद भरी नजरों से उस कोठी को देख रहे थे जहां कोई नया नया शिफ्ट हुआ था, क्योंकि बिल्कुल नया फर्नीचर ट्रक से उतारकर नौकर घर के अंदर रख रहे थे। लगता है कोई बहुत ही अमीर आदमी है जिसने ये कोठी खरीदी है। सामान भी तो देखो कैसा इम्पोर्टेंट मंगवाया है, अनिल की पत्नी लालच भरी नजरों से देखती हुई कह रही थी। कुछ देर तक देखते रहने के बाद भी उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि कोठी किसने खरीदी है, तो वो खामोशी से घर के अंदर चले आए। शाम तक घर में उदासी का माहौल छाया रहा। अनिल की पत्नी आकांक्षा रात को बनाने वाले खाने की तैयारी कर रही थी जब अचानक दरवाजे से अनीता मौसी अंदर आई। ये उनकी पड़ोसन थी। आकांक्षा ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या बात है अनीता मौसी, आज क्या चाहिए आपको? आकांक्षा ने पूछा तो अनीता मौसी हंसने लगी। अरे नहीं भाई, मुझे अब तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत है, मैं तो रुक्मणी से मिलने आती थी। रुक्मणी अब सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई है। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुम लोग उसके साथ नहीं गए। अनीता मौसी की बात पर आकांक्षा एकदम चौंकी। माँ जी कहाँ गई? कौन से सामने वाले घर में शिफ्ट हुई है माँ जी? और उसने पूछा और तभी उसे ख्याल आया कि सुबह से रुक्मणी देवी घर में कहीं दिखाई नहीं दी। उनका अस्तित्व इस तरह फालतू था कि किसी को फर्क भी नहीं पड़ा था कि वो बाहर कमरे से निकली है या नहीं। अरे लो, तुम उनकी बहू हो, तुम्हें पता ही नहीं? सुबह ही तो रुक्मणी ने ये सामने वाली कोठी खरीद कर अपने नाम कर ली है और इतना अच्छा फर्नीचर मंगवाकर अंदर सेट करवाया है। बिल्कुल राजाओं जैसा घर लग रहा है उसका। और ऐसे उसने ऐलान किया है कि आज शाम में पूरे मोहल्ले के सारे घरों की उसके उसके घर पर दावत है। भाई राकेश जी के दोबारा कनाडा जाने से तो ठीक ठाक दौलत आ रही रुक्मणी के पास, अनीता मौसी चहकते हुए कह रही थी। और आकांक्षा के ऊपर तो जिससे कोई आसमान टूट पड़ा था। ये क्या कह रही है अनीता मौसी? पीछे अनिल खड़ा था, उसने भी सारी बात सुन ली थी। सभी धीरे धीरे अनीता मौसी के आसपास जमा हो गए थे। जितेंद्र ने भागकर जाकर माँ के कमरे में देखा, वहां रुक्मणी देवी नहीं थी। लो, तुम में से तो किसी को खबर ही नहीं, भगवान ऐसी औलाद भी किसी को ना दे। अनीता मौसी मुंह बनाते हुए घर से बाहर निकल गई थी। सबने लपक कर दरवाजा खोलकर बाहर झांका। सच में सामने वाली कोठी के बाहर हलवाई खाना बना रहे थे। मोहल्ले के लोग रुक्मणी देवी की कोठी के अंदर जा रहे थे। माँ ने कोठी कब खरीदी? बच्चे हैरान थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जल्दी तैयार हो जाओ, जब सारा मोहल्ला कोठी में जा रहा है तो आखिर वो हमारी माँ की ही कोठी है ना। अब हम भी वहीं रहेंगे उनके साथ। माँ ने शायद हमें सरप्राइज देने के लिए सब कुछ किया है। अचानक से अनिल ने खुशी भरे अंदाज में कहा। सब में खुशी की लहर दौड़ गई। सब फटाफट अपने कमरों को लपके थे ताकि वो तैयार होकर नई कोठी में जा सके। शाम तक सामने वाली कोठी किसी दुल्हन की तरह सज चुकी थी। नौकरों की एक फौज थी जो रुक्मणी देवी के लिए काम कर रही थी। अनिल, श्याम और जितेंद्र तीनों अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों की फौज समेत तैयार हो चुके थे। बहुत अच्छे पकवानों की खुशबू सामने वाली कोठी से उमड़कर आ रही थी। पूरा मोहल्ला जैसे सामने वाली कोठी में जमा हो गया था। चलो चलो, अब हम भी इस पुराने मकान में नहीं रहेंगे, अनिल ने खुशी से कहा। दरवाजा खुला था। सब लोग खुले दरवाजे से अंदर गए। रुक्मणी देवी कोठी के बिल्कुल बीच में एक ऊंचे से सोफे पर बैठी हुई थी। उन्होंने बड़ी कीमती साड़ी पहन रखी थी और वो मुस्कुरा रही थी। सभी लोगों के लिए कुर्सियां लगाई गई थीं और एक तरफ बड़ा सा बुफे सिस्टम था जिसमें शानदार पकवान रखे गए थे। लोग अपनी मर्जी से खाना निकाल निकाल कर खा रहे थे। हम लोग आम लोगों की तरह खाना क्यों खाएंगे, सीधा माँ के पास चलें। चलो, वो तो हमें डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाएंगी, अनिल ने गर्व से कहा। और सब लोग बीच में से रास्ता बनाते हुए सीधा रुक्मणी देवी के सामने जाकर खड़े हो गए थे।
माँ, आपने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया हमें कि खुशी के मारे हमें यकीन ही नहीं आ रहा। ये कोठी खरीदने की तो हमारे बरसों पुरानी इच्छा थी, आपने ये इच्छा पूरी कर दी। बच्चे चापलूसी करते हुए माँ से कह रहे थे। रुक्मिणी देवी धीरे से मुस्कुराईं। तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, ये कोठी मैंने नहीं खरीदी बल्कि इसके असली मालिक तो वो हैं। रुक्मिणी देवी ने एक और इशारा किया। तीनों बेटे ने चौंक कर वहां देखा। सामने ही महंगे कपड़ों में राकेश जी चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मोहल्ले के सारे लोग उनसे बड़े सम्मान के साथ मिल रहे थे। सभी लोग उनका हाथ थामने के लिए बेचैन थे। और क्यों ना होते, मोहल्ले की सबसे शानदार कोठी के मालिक थे वो। पिताजी ये कब वापस आए और उन्होंने ये कब कोठी कैसे खरीदी? अनिल के मुंह से निकला था। ये बात तो उन्हीं से पूछ लो, रुक्मिणी देवी ने कहा। राकेश धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ रहे थे। जितेंद्र श्याम उनके गले लगे। धन्यवाद पिताजी, आपने कनाडा वापस जाकर दोबारा हमारे लिए कमाई की ताकि आप हमारे लिए कोठी खरीद सकें। मुझे पता था आप ये सब ज़रूर करेंगे, श्याम कह रहा था। राकेश जी मुस्कुरा दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये घर तो मैंने अपने और रुक्मणी के लिए खरीदा है। जिस तरह तुम्हारे घर में मेरे और रुक्मणी के लिए कोई जगह नहीं थी, हमारे लिए खाना नहीं बचता था, बिल्कुल उसी तरह मेरी इस कोठी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मोहल्ले के सभी लोग यहाँ पर आए हैं और खाना खा रहे हैं, तुम लोग भी उनके साथ खाना खा लो। खाना खाकर वापस अपने घर चले जाओ, इससे ज़्यादा रुकने की यहाँ पर तुम्हें ज़रूरत नहीं है। राकेश जी ने कहा और पलट गए थे। तीनों बच्चों के सर पर आसमान टूट पड़ा था। लोग उन्हें धक्के देते हुए साइड पर कर रहे थे। सभी रुक्मिणी देवी से मिलना चाहते थे। रुक्मिणी देवी भी अपनी जगह से उठकर लोगों से मिलने लगी। लोग अब खाना खाकर विदा हो रहे थे। नौकरों ने आकर अनिल, श्याम और जितेंद्र को उनकी पत्नी और बच्चों के साथ पीछे हटा दिया। अगर आप लोगों ने खाना खाना है तो खाना सामने रखा है, खाएं, नहीं तो मालकिन की ओर साहब के सोने का टाइम हो रहा है। घर को बंद करना है। नौकरों की बात पर तीनों बच्चे अपना समूह लेकर घर वापस आ गए थे। उनके ठीक सामने रुक्मिणी देवी और राकेश जी ठाट बाट से रहने लगे। राकेश जी ने अपना एक बिजनेस भी शुरू कर लिया था। उनके तीनों बच्चे उनसे मिलने आते तो वो अच्छे तरीके से मिलते, लेकिन अपने घर में रहने की अनुमति न देते थे। अब तीनों लड़के सिवाय पछताने को और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। अपनी मामूली नौकरियों से अपने घरों को चलाते हुए तीनों बेटे उसी पुराने मकान में रहते रहे। धीरे धीरे घर के खर्चे बढ़े तो उनकी गाड़ियां भी बिक गईं और आने जाने के लिए उन्हें रिक्शा, टैक्सी लेनी पड़ती। जबकि सामने राकेश जी और रुक्मिणी देवी ने एक शानदार गाड़ी खरीद ली थी। दिन रात इस शानदार कोठी के सामने खड़े होकर राकेश जी के तीनों बेटे अफसोस करते, लेकिन अब पछताने के सिवा वो और कुछ नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।